प्रयोगों की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं ग्लास स्लैब अर्थात कांच की समतल पट्टिका के द्वारा अपवर्तन का और उसके द्वारा उत्पन्न पार्श्व विचलन का। तो इसके लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है या कहें उपकरण की जो आवश्यकता होती है वो इस टेबल पर रखी हुई है। तो देखिए इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ग्लास स्लैब, सफ़ेद कागज़, एक कार्डबोर्ड का बना हुआ विशेष पट्टा जिस पर आलपेनें आसानी से लगाई जा सकें, आपतन कोण, विचलन कोण और विचलन कोण कहें या अपवर्तन कोण कहें क्योंकि उस कोण से विचलित होती है, और निर्गत कोण ज्ञात करने के लिए प्रोटेक्टर या चांदा, रेखाएं खींचने के लिए स्केल तथा कुछ आल पेन्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सफ़ेद कागज़ पर जो आपके पास ग्लास स्लैब उपलब्ध है उसको इस तरह से रखकर इसकी जो बाह्य सीमा रेखा है उसका अंकन कर लेते हैं, अर्थात इसकी जो बाउंड्री है, इसकी आकृति है, उसको पेंसिल की सहायता से आप बना लें जैसे मैं बना रहा हूँ। मैं यहाँ एक ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे आपको ये आसानी से दिखाई जा सके। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके जो पृष्ठ हैं उनका मैं अंकन कर देता हूँ। जैसे अब देखिए ए, बी, सी और डी, सरलता के लिए ऐसा मैंने लिख दिया है। अब इस पर जो पृष्ठ ए बी है इस पर कोई एक बिंदु अंकित कीजिए और इस बिंदु पर अवलंब खींचिए। अवलंब खींचने के लिए हम जानते हैं कि इस बिंदु पर जो ये छिद्र है इस चांदी का उसको लेके आइए और जो नीचे वाली जो लाइन है 0 और 180 वाली जो ये लाइन होती है इसको बिल्कुल संपाती कर दीजिए पृष्ठ ए बी की जो लाइन है उसके, और उसके पश्चात आप ये जो 90 है कोण जहाँ 90 दिखा रहा है वहाँ बिंदु अंकित कीजिए और स्केल की सहायता से मिला दीजिए। ये पृष्ठ ए बी के लिए अवलंब का कार्य करेगा भाई। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप बिना चांदी की सहायता से भी बना सकते हैं। जैसे ये ए सी है, हम जानते हैं ये बिल्कुल सीधी रेखा है, इसके समांतर एक रेखा खींच दीजिए। ए सी जो पृष्ठ है इसके समांतर एक रेखा खींच दीजिए, वो अवलंब का कार्य करेगा। अब इस अवलंब के साथ आप कोई भी आपतन कोण बनाइए, जैसे 40 डिग्री का, 45 का, 50 का, आप 30 से 60 के बीच कोई भी कोण बना सकते हैं। तो आपको दिखाने के लिए सबसे पहले मैं एक 40 डिग्री का कोण बना लेता हूं, आपकी सुविधा के अनुसार आप बना लीजिए। तो जो अवलंब खींचा था वो 180 और जो 0 वाली लाइन है उसके बीच में, और जो 90 वाली लाइन है वो पृष्ठ ए बी की जो लाइन है उसके बिल्कुल सीध में होना चाहिए। अब एंटी क्लॉकवाइज नीचे वाला पैमाना हम काम में लेंगे और देखिए यहाँ 40 है तो 40 के आगे एक बिंदु अंकित कर देता हूँ और एक रेखा खींच देता हूँ। इस रेखा को थोड़ा लंबा खींचिए क्योंकि इसी रेखा पर हमें आल पेन लगानी है जो कम से कम 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। अच्छा होगा 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर आप लगा लें। तो देखिए जो ये मैंने 40 डिग्री का एक रेखा खींची थी उस पर मैं 2 आल पेन बिल्कुल ऊर्ध्वाधर लगा रहा हूँ भाई, बिल्कुल सीधी लगानी है आपको। ये 2 आल पेन मैंने बिल्कुल सीधी लगा दी हैं। अब इनसे निर्गत प्रकाश किरणों का इस ग्लास स्लैब के द्वारा हम अध्ययन करेंगे और उसके लिए पुनः इसकी जो बाउंड्री है उस पर इस ग्लास स्लैब को रख देते हैं। इसकी बाउंड्री इसीलिए खींची थी, अब आपके समझ में आ गया होगा कि इसकी बाउंड्री क्यों खींची थी, जिससे हम पुनः उसी स्थान पर सही रख सकें। अब देखिए मैंने रख दिया है। ये जो आल पेन आप देख रहे हैं इनसे प्रकाश किरणें निर्गत हो रही हैं। इन प्रकाश किरणों को मैं अब पृष्ठ सी डी, देखिए ये पृष्ठ ए बी है, इसके जस्ट अपोजिट इधर साइड को पृष्ठ सी डी है, तो पृष्ठ सी डी से मैं देखूंगा कि इधर से तो ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, अर्थात ये विरल माध्यम से कहाँ आ रही है, कांच की सिल्ली अर्थात सघन माध्यम में। फिर ये सघन माध्यम में क्या होंगी, अपवर्तित होंगी। तो अपवर्तित होने के पश्चात फिर यहाँ इस पृष्ठ पर देखिए आप सघन से कहाँ जाएंगी, विरल माध्यम में। किस दिशा में जा रही हैं, किस दिशा में अपवर्तित हो रही हैं, इसी का तो हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अब मैं इन प्रकाश जो किरणें, प्रकाश किरणों से चौंकिए मत, ये एक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य कर रही हैं आल पेन, क्योंकि इनसे निर्गत प्रकाश किरणों को ही मैं इधर ट्रेस करूंगा। अब तो आप देखिए इसके लिए आप इसकी बिल्कुल सीध में बैठे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मुझे वो आज पहले दिखाएं। देखिए इनकी सीध में बैठे, एक आंख को बंद करें। अच्छा होगा आप एक आंख को बंद कर लें इस तरह से और नीचे इस तरह से देखें, तो आपको ये किरणों की जो दिशा है इसमें दिखाई देंगी। देखिए इधर मैं अपनी गर्दन को करूंगा तो दोनों अलग अलग दिशाओं में दिखाई देंगी, दोनों
आलपिन और इधर को करूँगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों आलपिनें मुझे एक सीध में दिखाई दें। अर्थात ये क्या होगी, इन प्रकाश किरणों की दिशा होगी जो इस पृष्ठ CD से निर्गत होकर मेरी आंख तक पहुंच रही हैं। तो उसको दर्शाने के लिए, क्योंकि वो दिशा में ट्रेस करनी है, तो उस दिशा को ट्रेस करने के लिए मैं आलपिन लगाता हूं। अर्थात अपनी एक आंख को बंद करके बिल्कुल उस दिशा को बिल्कुल इस तरह से देखते हुए और उनकी सीध में आलपिन लगा रहा हूं। भाई देखिए, अब मैंने एक आलपिन लगा दी। अब मुझे केवल उसी जगह अपनी गर्दन को रखना है। मुझे केवल एक आलपिन दिखाई दे रही है जो इस दिशा में मैंने लगाई है, पृष्ठ CD की तरफ। अब मैं एक आलपिन और लगा रहा हूं, क्योंकि इन निर्गत किरणों को ट्रेस करने के लिए 2 आलपिन या 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, मैं एक आलपिन और लगा रहा हूं। ध्यान रखें, आलपिन इस तरह से बिल्कुल सीधी लगाएं। तो देखिए, अब मैंने ये आलपिन लगा दिए और अब मुझे केवल बस पहले वाली जो आलपिन है वो दिखाई दे रही है। अर्थात ये जो चारों आलपिन है एक सीध में, तभी मुझे एक आलपिन दिखाई देगी। अब क्या करेंगे, हम इन आलपिनों को हटाएंगे, इनके स्थान पर बिंदु अंकित करेंगे और फिर उन बिंदुओं को ट्रेस करते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मैं इन आलपिनों को हटा रहा हूँ, उनको हटाते हुए आपको दिखाएं। तो देखिए, एक आलपिन को मैंने हटाया। देखिए, ये आलपिन लगी हुई है ऊर्ध्वाधर, ये इधर की साइड, ये आपतित किरणों के लिए, ये निर्गत किरणों के लिए आलपिन है। तो देखिए, इस आलपिन को मैंने हटाया और इसके स्थान पर गोला लगा दिया। इस आलपिन को लगाया, हटाया और फिर गोला लगा दिया। अब तो देखिए, अब मैंने इस सिल्ली को भी हटा दिया है, कांच की जो स्लैब थी, और इन जो पॉइंट के छिद्र थे जहां आलपिन लगी हुई थी उनको मिलाते हुए एक रेखा खींच दी जो निर्गत किरण का कार्य कर रही है। भाई ठीक है, ये निर्गत किरण है। अब इस पर भी एक अवलंब खींची। अवलंब खींचने के लिए अब क्या करेंगे, जो पहला अवलंब था उसके बिल्कुल समांतर रेखा खींच दीजिए। आपको 90 डिग्री का कोण बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रोटेक्टर की सहायता से इस बिंदु पर आप 90 डिग्री का कोण बना लें। तो देखिए, इन आलपिन को भी मैं हटा देता हूं। ये तो आपतित किरण हुई, ये निर्गत किरण हुई। अब अपवर्तित किरण कहाँ है, तो इसके लिए देखिए, ये यहाँ किरण प्रवेश कर रही है सघन माध्यम में, यहाँ निर्गत हो रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देता हूं। तो ये अपवर्तित किरण हुई। ये किरण क्या है, अपवर्तित किरण हुई। तो देखिए, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। अब मैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरणों का नामकरण कर देता हूं और आपको दिखाता हूं। तो देखिए, अब मैंने इस पर इनका अंकन कर दिया है और सुविधा के लिए मैं कर देता हूं आपको। देखिए, ये आपतित किरण थी, इसका नाम मैंने PQ रख दिया है। ठीक है, QR अपवर्तित किरण है यहाँ तक, और RS निर्गत किरण है। आप अब देखिए, आपतन कोण मैंने 40 डिग्री का बनाया था, ये अपवर्तन कोण है जिसे मैं R से व्यक्त कर रहा हूँ, ये निर्गत कोण है। और जब मैंने आपको समझाया था तो ये भी बताया था कि निर्गत कोण और आपतन कोण बराबर होने चाहिए। अब मैं आपको नाप कर दिखाता हूँ क्या ये दोनों कोण बराबर हैं। तो देखिए, चांदे को आप इस तरह से लेके आइए और जो ये 90 वाली लाइन है वो पृष्ठ CD के अनुदिश होनी चाहिए और अवलंब के अनुदिश ये नीचे वाली लाइन होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने बिल्कुल इसको ले आया हूँ, देखिए, और 90 वाली लाइन अभी हाँ सीध में नहीं आई है, अब सीध में आई है। तो देखिए, फिक्स। अब आप देख पा रहे होंगे ये कोण कितने का है भाई, 40 डिग्री का है। अर्थात आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों कैसे हैं, बराबर। थोड़ा वो हिल गया है। अब देखिए, मैं आपको हाथ हटा देता हूँ और फिक्स, ये 90 की स्थिति भी आ गई। तो देखिए, अब आप देख लीजिए, ये पृष्ठ CD के अनुदिश तो ये 90 वाली लाइन हो गई चांदे की, और अवलंब से ये 0 और 180 वाली नीचे वाली लाइन ये हट गई, है ना। और अब देखिए, ये जो निर्गत किरण RS है बिल्कुल 40 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर निकल रही है। इसका मतलब आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर है। अतः हमारा जो प्रयोग किया है हमने अभी तक तो सही किया है। अब
इसी के साथ साथ हम जो अपवर्तन कोण है उसको भी माप लेते हैं। तो देखिए वही अब तरीका अपनाएंगे कि 90 वाली जो लाइन है वो पृष्ठ ए बी की जो लाइन है उसकी अनुदिश हो जाए और जो अवलंब है वो नीचे वाली रेखा से बिल्कुल हो जाए। तो अब देखिए, अब मैं हाथ हटा देता हूं तो आप देखिए, मैं कहूँगा जूम करके ढंग से दिखा दें आपको कि कितने का कोण बन रहा है। अब देखिए कितने का कोण बन रहा है, देखिए 20 और ये 30, बीच में 25 है और 26 डिग्री का कोण बन रहा है, 26। ठीक है, अब मैं चांदे को हटा देता हूं और यहाँ 26 लिख देता हूं। तो ये 26 डिग्री का कोण बना है आर बराबर। तो अब इन मानों को हम प्रेक्षण सारणी में लिखेंगे। दूसरा प्रेक्षण लेने के लिए मुझे यही प्रक्रिया दोहरानी होगी। सफ़ेद कागज़ पर सबसे पहले मैं बाउंड्री लाइन को ट्रेस करूंगा ग्लास स्लैब की, उसके पश्चात पृष्ठ ए बी है उस पर मैं अवलंब बनाऊंगा और अवलंब बनाने के पश्चात कोई आपतन कोण दूसरा बनाऊंगा। इस बार हम 50 डिग्री का आपतन कोण ले लेते हैं। 2 ही प्रेक्षण में ले रहा हूं। आप इस प्रयोग को कम से कम 5 प्रेक्षण लेकर दोहराएं। आप 30 डिग्री का बनाएं, 35 डिग्री का बनाएं, 40 का, 45 का, आपकी मर्जी है जितने का, पर आपतन कोण 30 और 60 के बीच ही होने चाहिए। तो अब मैं समय बचाने के लिए कागज़ पर उसी तरह इसकी बाउंड्री ट्रेस कर लेता हूं, अवलंब बना लेता हूं और आपतन कोण बना लेता हूं, फिर आपको प्रयोग करके दिखाता हूं। देखिए अब मैंने बाउंड्री लाइन ट्रेस करने के बाद अवलंब बनाया, फिर 50 डिग्री का एक कोण बनाया और अब इस 50 डिग्री के कोण की जो रेखा है उस पर मैं 2 आलपिन बिल्कुल ऊर्ध्वाधर लगा रहा हूं। देखिए आलपिन है, आपको बिल्कुल इस रेखा के ऊपर लगाना है, नहीं तो हल्की गलती एक बड़ी गलती का कारण बन सकती है। बिल्कुल सीधी लगाएं और कम से कम 2 सेंटीमीटर, और अच्छा होगा अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी इन दोनों आलपिनों के मध्य की आप रख लें। बिल्कुल सीधी लगानी है आपको। अब मैंने ये बिल्कुल सीधी रेखाएं लगा दी हैं, अर्थात आलपिनों को लगा दिया है। अब वापस आप अपनी ग्लास स्लैब को इस पर रखिए। ठीक है, मैं ग्लास स्लैब को वापस उस बाउंड्री पर रख देता हूं और अब इनसे जो निर्गत प्रकाश किरणें हैं इनको पृष्ठ सीडी से देखने का प्रयास करता हूं और आपको मैं दिखाऊंगा भी कि वो किस तरह से दिख रही हैं। तो अब मैं इधर की साइड से अर्थात पृष्ठ सीडी से इन 2 जो आलपिन हैं इनसे निर्गत प्रकाश किरणों की सीध में 2 आलपिन पुनः आपके सामने लगाऊंगा, पहले जैसे लगाया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा अंतर करेंगे हम और आपको स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि वो जो 2 आलपिन हैं इधर से अर्थात पृष्ठ सीडी की तरफ से देखने पर कैसी दिखाई देती हैं और किस तरह से इनकी सीध में आकर हम 2 और आलपिन लगाते हैं। तो इस बार आपके कैमरे की नज़र के अर्थात कैमरे के सामने मैं आलपिन लगाने का प्रयास करूंगा और आपको स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास भी करूंगा। तो अब मैं अपने कैमरे को पृष्ठ सीडी की तरफ घुमाता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि इन आलपिनों से निर्गत किरणें कैसी हैं, क्योंकि उन निर्गत किरणों को मुझे ट्रेस करना है। तो देखिए इस पृष्ठ से अब आपको देखिए ये जो मैं पेंसिल आपकी ये तो 2 लगाई गई आलपिन है जो आपतित किरणों का कार्य कर रही हैं और देखिए यहाँ जो अब मेरी पेंसिल की नोक है यहाँ आपको ये 2 आलपिन दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि कैमरे से इनको शूट करना बहुत टेढ़ी खीर है। तो देखिए अब दोनों अलग अलग दिखाई दे रही होंगी। अब मैं कैमरे को थोड़ा घुमा रहा हूँ देखिए और ऐसी पोजीशन में लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बिल्कुल एक सीध में। अब देखिए आपको ये दोनों आलपिन एक सीध में दिखाई दे रही है ना, ध्यान से आप देख लीजिए। बिल्कुल कैमरे को मैं हटाता हूँ, दोनों आलपिन अलग अलग। नीचे देखिए, ऊपर नहीं, ऊपर तो वो आपतित किरणें हैं, ये पृष्ठ सीडी वाली नीचे है जहां मैं आपको देखिए ये इशारा कर रहा हूं ये पेन की नोक से। तो अब देखिए ये बिल्कुल सीध में अब आ गई है। तो इस पोजीशन में अब मुझे 2 आलपिन यहाँ, एक आलपिन यहाँ लगानी है, फिर एक आगे यहाँ लगानी है। एक आलपिन लगाऊंगा तो वो इधर वाली आलपिन ही दिखेगी, वो 2 आलपिन नहीं दिखाई देंगी। फिर एक और लगाऊंगा तो ये 2 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। इससे इन निर्गत किरणों का जो मार्ग है वो ट्रेस हो जाएगा। अब देखिए मैंने दोनों आलपिनें लगा दी हैं और इधर की साइड आप देख रहे हैं दोनों आलपिनें अलग अलग दिशा में दिख रही हैं, लेकिन अब देखिए एक सीध में आ गई हैं और अब देख पा रहे होंगे इस जगह पर चारों आलपिनें। उधर मत जाइए ऊपर जो
आपके स्क्रीन के दाईं तरफ दिख रही है बड़ी, वो तो आपतित किरणों के लिए लगाई गई ऊर्ध्वाधर आलपिनें, ठीक है। तो ये नीचे देखिए, नीचे अब ये चारों आलपिनें एक सीध में दिखाई दे रही हैं और केवल हमें अंतिम जो आलपिन चौथी हमने लगाई थी वो दिखाई दे रही है। तो अब मैं इन आलपिनों को हटाऊंगा, उसी तरह से निर्गत प्रकाश किरणों के मार्ग को ट्रेस करूंगा और फिर निर्गत किरण आपको प्राप्त करके दिखाता हूं। देखिए अब मैं सबसे पहले सिल्ली को अलग हटा के रखता हूं और जो आलपिनें थी उनके छिद्र पर एक गोला लगा देता हूं। ये दूसरी आलपिन मैंने हटाई और इसके मार्ग को भी मैंने ट्रेस कर लिया भाई। और अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैं एक रेखा खींच रहा हूं जो निर्गत किरण का कार्य करेगी भाई, इस तरह से। ये निर्गत किरण है। अब यहाँ इस पर मैं एक अवलंब खींच देता हूँ। अवलंब के लिए बहुत सरल है कि जो पहला अवलंब मैंने खींचा था उसके समांतर रेखा, अब देखिए ये जो मेरा स्केल रखा हुआ है बिल्कुल बराबर गैप है, जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ है। तो समय बचाने के लिए आप इस तरह से भी खींच सकते हैं, नहीं तो चांदे का प्रयोग करके भी अवलंब खींच सकते हैं। तो मैंने ये अवलंब खींच दिया भाई। अब ये निर्गत किरण, ये आपतित किरण, तो अपवर्तित किरण के लिए मैं अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूं, ठीक है। अब जैसा आप देख रहे हैं ये विरल माध्यम है, तो इस बिंदु पर सघन माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, तो देखिए अवलंब की ओर झुक रही है, मूल मार्ग पर नहीं जा रही है। और अब इस बिंदु पर सघन माध्यम से आकर वो विरल माध्यम में जा रही है, तो अवलंब से दूर हट रही है। अब एक चीज और थी कि हमें पार्श्व विचलन का अध्ययन भी करना है। तो पार्श्व विचलन क्या होता है? आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा, इन दोनों के बीच में क्या लांबिक अंतर है। अर्थात मैं दिखाता हूं आपको, अगर ये सिल्ली नहीं होती तो ये आपतित किरण की थी वो इस दिशा में जाती। इसको मैं बिल्कुल डॉट डॉट करके आपको दिखा देता हूं। देखिए इस तरह से, अगर ये सिल्ली नहीं होती या ग्लास स्लैब नहीं होती तो इस तरह से ये निकलती आपतित किरण, देखिए इस तरह से बिल्कुल निकल जाती, लेकिन ये गई इस तरह से है। तो अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, ये इस अंतर को, अर्थात इस भाई ये मूल दिशा है किसकी? आपतित किरण की। ये अपवर्तित होने के पश्चात दिशा है, तो इन दोनों के बीच कितना लंबवत अंतर है, तो इसको हम नाप लेंगे और वो क्या कहलाएगा? पार्श्व विचलन कहलाएगा। अब मैं इनका नामांकन कर देता हूं, फिर मैं अपवर्तन कोण और निर्गत कोण को नाप के दिखाता हूं और पार्श्व विचलन को भी नाप के दिखाता हूं। तो देखिए अब मैंने आपतित किरण PQ लिख दिया है, अपवर्तित किरण के सामने अपवर्तित ये जो QR लिख दिया है, और जो निर्गत किरण है उसके सामने मैंने RS लिख दिया है। आपतन कोण 50 डिग्री का मैंने पहले लिख दिया था। अब देखिए निर्गत कोण को माप के देखते हैं क्या ये भी 50 डिग्री का है, तब तो हमारा प्रयोग सही है। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह ये पृष्ठ CD था, ठीक है। तो CD के सामने अब मैं इसको रख देता हूँ चांदे को, और जो 0 से 90 वाली है वो लाइन बिल्कुल CD जो रेखा थी उसके संपाती होनी चाहिए, और अवलंब के संपाती ये नीचे वाली लाइन होनी चाहिए। तो देखिए ये लगभग थोड़ा सा अंतर है, 49 के लगभग प्राप्त हो रहा है, तो इसको मैं लगभग 50 ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रेस होने में कभी कभी गलती हो जाती है, और इसको भी नाप के मैं बताता हूँ ये कितने का है अपवर्तन कोण। तो देखिए ये लगभग 29 का प्राप्त हो रहा है, ये हाँ थोड़ा अच्छा थोड़ा सा ये अंतर है, ये 29 का प्राप्त हो रहा है। तो इसके सामने मैं लिख देता हूँ 29 डिग्री। तो अब इन प्रेक्षणों को मैं एक प्रेक्षण सारणी में नोट करके आपको बताता हूँ। अब इनको मैंने अपनी प्रेक्षण सारणी में लिख दिया है। प्रेक्षण सारणी में मैंने आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, पार्श्व विचलन और इसका माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात कांच की सिल्ली से प्रयोग कर रहे हैं, तो कांच की सिल्ली का अपवर्तनांक अर्थात कांच का अपवर्तनांक भी हम इससे निकालेंगे। तो देखिए आपतन कोण 40 जब मैंने बनाया था तो आपको ध्यान होगा उसके लिए अपवर्तन कोण 26 डिग्री प्राप्त हुआ था, मैंने जल्दी में उसको 25 लिख दिया था, इसलिए कटिंग करके मैंने 26 लिख दिया है, और 50 के लिए 29 डिग्री प्राप्त हुआ था, और निर्गत कोण दोनों के लिए समान प्राप्त हुए थे। अब जैसा देखो मैं दिखा भी देता हूँ आपके लिए, ये 40 वाली था, ठीक है, 40 के लिए अपवर्तन कोण 26 डिग्री था और निर्गत कोण 40 था, तो मैंने 40, 26 और 40 लिख दिए। इसी तरह जब मैंने आपतन कोण 50 डिग्री का बनाया था तो देखिए 50, 29 और 50,
ठीक है, अब मैं गणना करके आपको बताता हूं कि इस कांच की सिल्ली का अपवर्तनांक कितना है। पहले मैं कांच की सिल्ली का अपवर्तनांक, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि साइन आई बटे साइन आर हमेशा एक स्थिरांक प्राप्त होना चाहिए जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अर्थात आपतन कोण 40 की साइन लें तो साइन 40 में साइन 26 का भाग दें, तब भी वही संख्या आनी चाहिए जितनी की साइन 50 में साइन 29 का भाग देने पर। तो अब इसके लिए मैं अब जो गणना है आपको करके बता रहा हूं। देखिए गणना के लिए प्रथम प्रेक्षण के लिए आई का मान अर्थात आपतन कोण का मान 40 था, तो अपवर्तन कोण का मान 26 डिग्री था। तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर अर्थात साइन 40 बटे साइन 26। अब चूंकि साइन 40 और साइन 26 का मान आपको याद नहीं है तो दो ही तरीके, या तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आता है या अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर लीजिए, या आपकी जो प्रैक्टिकल की किताब होती है या जितनी भी विज्ञान की किताबें उनमें अंत में आपको लॉग टेबल और साथ साथ साइन कॉस के मान भी लिखे हुए होते हैं। जैसे ये प्रैक्टिकल की किताब है तो आप देखिए इसमें आपको एंगल दिए हुए हैं और उसके बाद साइन कोसाइन टेंजेंट अर्थात साइन कॉस टेन के सभी मान दिए गए। तो आप देखिए सबसे पहले मुझे चाहिए साइन 40 का मान, तो देखिए 40 के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है 0.643, तो मैं लिख देता हूँ 0.643 बटे साइन 26 का मान, उसी तरह साइन 26 का मान है 0.438। तो आप देखिए देख ही रहे हैं साइन 26 का मान तो 0.438, तो दोनों ये कट जाएंगे। तो अब मैं क्या कर देता हूं 643 में 643 में 438 का भाग दे देता हूं। तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसके लिए भाई खेद है कि 643 अपॉन 438 और बराबर, तो देखिए कितना आ गया 1.468 अर्थात ये लगभग कितना आ गया 1.47। और हम जानते हैं कि जो कांच का अपवर्तनांक 1.5 के लगभग होता है, तो ये लगभग बराबर है। अब दूसरे प्रेक्षण के लिए भी हम देख लेते हैं क्या है भाई। तो द्वितीय प्रेक्षण के लिए जैसा आपको पता है द्वितीय प्रेक्षण के लिए आपतन कोण 50 था तो अपवर्तन कोण 29 डिग्री प्राप्त हुआ था। ये रहा सारणी में 29 डिग्री था, तो आर बराबर 29 था, तो म्यू बराबर अर्थात पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो साइन आई बटे साइन आर अर्थात साइन 50 में भाग देना पड़ेगा साइन 29 के मान का। तो उसी तरह हम किताब की सहायता से भाई जो पुस्तक है उसमें देखिए साइन 50 का मान दिया गया है 0.766, तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन 50 की जगह 0.766 बटे साइन 29 का मान देखिए साइन 29 का मान दिया गया है 0.485। तो अब 766 में 485 का भाग दे लीजिए। तो मैं भाग दे के बताता हूँ आईपैड के कैलकुलेटर से भाई। तो देखिए 766 भाग 485 और ये देखिए आपको देख रहा होगा कितना है 1.57 के लगभग आया है भाई। तो देखिए 1.578 है, तो मैं इसको 1.58 लिख देता हूँ। तो अब दोनों का माध्य लेंगे भाई। तो माध्य बराबर कैसे होगा 1.47 प्लस 1.58 बटे 2। तो अब देखिए इससे निकाल लेते हैं 1.47 प्लस 1.58 बराबर ये हो गया 3.05 और इसको 2 से भाग करें हम तो भाग 2 बराबर 1.52। ठीक है, तो इस ग्लास स्लैब का या कांच की जो पट्टिका है उसका जो अपवर्तनांक है वो कितना प्राप्त हुआ 1.52, जो बिल्कुल सही है, लगभग बराबर है, क्योंकि उसका हम जानते हैं कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5। तो इनको मैं लिख लेता हूं भाई। तो देखिए प्रथम प्रेक्षण के लिए कितना प्राप्त हुआ था 1.47 अपवर्तनांक, दूसरे के लिए 1.58 और ये माध्य जो प्राप्त हुआ था माध्य अपवर्तनांक या माध्य म्यू बराबर प्राप्त हुआ है 1.52। तो ये प्रथम रिजल्ट आया
कि कांच की सिल्ली का जो अपवर्तनांक है 1.52, इससे स्नेल के नियम का भी सत्यापन होता है कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात लगभग स्थिर होता है। अब एक बात और रह गई, पार्श्व विचलन। अब मैं पार्श्व विचलन की गणना दूसरे पृष्ठ पर करके आपको बताता हूं। तो देखिए पार्श्व विचलन की गणना के लिए अब प्रथम परीक्षण से चूंकि I बराबर 40 था और अपवर्तन कोण 26 था और T अर्थात कांच सिल्ली की मोटाई कहें या चौड़ाई कहें वो 6.2 सेंटीमीटर है। आप नाप कर भी देख सकते हैं, ये कांच की सिल्ली थी और इसको आप माप सकते हैं इस तरह से। ये पृष्ठ इसको आप माप लीजिए तो ये 6.2 सेंटीमीटर है, लगभग 6.2 या 6.3 के लगभग है। तो ये मैंने 6.2 लिख लिया है। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा 6.2 के लगभग, ठीक है। तो अब देखिए पार्श्व विचलन D का जैसे सूत्र आपको मैंने बताया था, D बराबर होता है T इंटू सेक R और साइन I माइनस R। अब चूंकि आपको पता है सेक R के मान सारणी में नहीं है तो सेक R की बजाय हम 1/cos R लिख सकते हैं। तो सूत्र हो जाएगा T इंटू साइन I माइनस R बटे कॉस R। तो देखिए T का मान मैं 6.2 लिख देता हूँ, साइन I का मान 40 है और R का मान 26, तो 40 में से 26 गए तो 14, तो साइन 14 बटे कॉस R का मान कितना है 26। तो अब मैं 6.2 गुणा साइन 14 का मान देखूंगा। उसी तरह से भाई देखिए साइन 14 का मान आप देख रहे हैं, साइन 14 का मान 0.242, तो 0.242 बटे अब मान चाहिए कॉस R। कॉस R का मतलब कॉस 26 का मान। तो देखिए 26 की सीध में आप देखिए, और ये पहले साइन के हैं, ये दूसरे कॉस के हैं, तो 0.899 देखिए 0.899, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो अब मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके और आपको बताता हूँ। तो देखिए कैलकुलेटर की सहायता से गणना करते हैं तो 6.2 इंटू 242 बराबर ये हो गया, और इसमें भाग दे देता हूँ मैं 899 और ये आ गया 1.66। इसका मतलब जो D आया है पार्श्व विचलन, इसके लिए 1.67 सेंटीमीटर के लगभग होना चाहिए या 1.7 सेंटीमीटर के लगभग होना चाहिए। तो देखिए मैं प्रथम परीक्षण वाली उसको निकालता हूँ। देखिए ये था, तो इसके लिए जो पार्श्व विचलन, अरे सॉरी, हमने इसके लिए आपतित किरण की दिशा को भी नहीं बनाया था। तो मैं अब सबसे पहले आपतित किरण की दिशा को बनाता हूँ। तो देखिए ये पेंसिल है, तो आपतित किरण अगर ये कांच की सिल्ली ना होती तो इस दिशा में जाती, बिल्कुल इसकी सीध में मैं डॉट डॉट करके एक रेखा खींचता हूँ भाई, ये आपतित किरण की दिशा को दर्शाएगा। ये डॉट डॉट जो मैं खींच रहा हूँ ये क्या है, आपतित किरण की दिशा उस स्थिति में होती जब ये कांच की सिल्ली नहीं होती, अर्थात ये अपवर्तन की घटना नहीं होती। अब चूंकि अपवर्तन की घटना हुई है इसलिए ये जो पार्श्व विचलन हुआ है, अर्थात इतना अंतर आया है पथ में कि इस जगह से इस जगह की दूरी लंबवत दूरी में नाप लूंगा। तो देखिए स्केल की सहायता से इसको मैं माप रहा हूं, आप भी देख लीजिए, वाह 1.7 ही आ रही है। तो आप देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 1.5 है और ये 1.7, ठीक है। तो ये बिल्कुल बराबर प्राप्त हुई है। तो ये D जो है पार्श्व विचलन वो कितना है, 1.7 या 1.6 लिख दीजिए, जो भी आपको लिखना है, 1.7 सेंटीमीटर। अतः हमारा प्रयोग बिल्कुल सही हुआ था। अब दूसरा प्रेक्षण भी मैं देख लेता हूं। तो देखिए इसके लिए D का मान जो होगा वो उसी तरह T के स्थान पर 6.2, फिर साइन I माइनस R अर्थात साइन 50 से 29 घटाएंगे तो साइन क्या बचेंगे 21, क्योंकि I माइनस R लिखना है, बटे कॉस R अर्थात कॉस 29। तो उसी तरह 6.2 इंटू साइन 21 का मान मैं देखूंगा उसी पुस्तक की सहायता से। तो देखिए या साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं आप साइन 21। तो साइन 21 का मान देखिए 0.358, तो 0.358 में लिख देता हूं, बटे कॉस 29 का। तो देखिए 29 में ये साइन का मान है, ये कॉस का मान है, तो कॉस का मान 0.875, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब मैं कैलकुलेटर देखिए आपके सामने ही गणना कर रहा हूं, क्या है भाई 6.2 इंटू 358 बराबर इतने हुआ, और इसमें भाग दे देते हैं 8, 7, 5 और ये बराबर हो गई 2.53। तो देखिए 2.53 सेंटीमीटर
मीटर ये आनी चाहिए। तो देखिए दूसरा जो प्रेक्षण मैंने लिया था ये पहला है और कहाँ गया भाई दूसरा, तो देखिए ये दूसरा है। अब इसके दोनों रेखाओं के बीच की दूरी मैं नाप लेता हूँ। तो देखिए लगभग कितना आ रहा है, ये देखिए यहाँ कहीं से भी नाप लीजिए आप, ये लंबवत दूरी आ रही है। तो आप देख रहे होंगे 2.8 दिखा रहा है। तो आना कितना चाहिए था 2.53 या 2.6 के लगभग। तो ये लगभग बराबर है, ये त्रुटि है। इतनी त्रुटि कभी कभी रह जाती है ट्रेस करने में। तो और मैं दोबारा से नाप लेता हूँ इसको। तो देखिए ये नहीं 2.8 नहीं दिखा रहा है, 2.7 दिखा रहा है भाई। देखिए आप देख लीजिए यहाँ, देखिए ये 3 है तो 1 2 3 4 2.6 के लगभग ही दिखा रहा है। बिल्कुल सही है ये लगभग। तो D बराबर 2.6 सेंटीमीटर ये मापने से प्राप्त हुआ है भाई, और ये प्राप्त हुआ था प्रेक्षण से। तो इस तरह से आप आसानी से कांच की सिल्ली के द्वारा अपवर्तन के नियमों का अध्ययन कर सकते हैं, अपवर्तन की घटना का अध्ययन कर सकते हैं, और पार्श्व विचलन अर्थात पथ में कितना अंतर आया इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल जब करना होगा उस समय सूत्र की सहायता से नहीं निकालना है, केवल आपको किरण रेखा चित्र बनाकर और इस तरह से पेंसिल ये यहाँ से एक लंब डाल देना आप और इसको माप देना है केवल। ठीक है, ये तो मैंने आपकी संतुष्टि के लिए बताया है सूत्र की सहायता से। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आपसे पहली बार कह रहा हूँ प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। मैं इसी तरह से आपको वीडियो लाता रहूँगा, प्रयास करूँगा अपनी तरफ से। फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हुए मैं आज के प्रयोग को यहीं समाप्त करता हूँ।